My dear friends, now I am taking latent ambiguity. Second, first was patent ambiguity, and second is latent ambiguity. Under section 95 to 97, मैंने बताया था प्यारे विद्यार्थियों, पेटेंट एम्बिग्यूटी में दो सेक्शन है, 93 और 94। इसमें चार सेक्शन है, 95, 96, 90, 95, 96, 97। इसमें चार सेक्शन है, 95 3 सेक्शन है, 98 भी इसी में, वो इसी के अंडर आता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में। लेकिन 95 to 97, you see these three sections are important for latent ambiguity. A latent defect means a defect. अब समझिए latent defect क्या है। Latent defect means a defect which is not apparent on the face of the record. The document makes a plain reading. There is nothing apparently wrong with its language. But when an attempt is made to apply to the facts stated in it, comes out that it does not accurately apply to those facts. Thus, the defect is not in the language used in the document, but in the application of the language to the facts stated in. Such a hidden defect is known as latent defect. The general principle is that the evidence can be given to remove such defect under section 95. साथियों, पेटेंट एम्बिग्यूटी के अंदर सेक्शन 93, 94 ने क्लियर ये कहा था कि ऑरल एविडेंस इज नॉट अलाउड, और ऑरल एविडेंस उस डिफेक्ट को रिमूव भी नहीं कर सकती। इसमें क्या कहा है अंडर सेक्शन 95, क्या है ये रूल? एविडेंस कैन बी गिवन टू रिमूव सच डिफेक्ट। इसमें एविडेंस को अलाउ कर दिया। देखो लेटेंट एम्बिग्यूटी में 95 सेक्शन ने एविडेंस को अलाउ कर दिया। और ये डिफेक्ट कैसा है? वो ये कहता है कि ये डिफेक्ट पेटेंट एम्बिग्यूटी जैसा नहीं है कि एकदम साफ दिखाई दे ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज क्वाइट क्लियर, ये फेस पे ये डिफेक्ट नहीं दिखाई देता। लैंग्वेज भी इसकी क्लियर है, देयर इज नथिंग अपरेंटली रॉन्ग विद इट्स लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भी क्लियर है इस डॉक्यूमेंट की। बट व्हेन अटेम्प्ट इज मेड टू अप्लाई टू फैक्ट स्टेटेड, लेकिन जब इस लैंग्वेज को जो फैक्ट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं उस पर अप्लाई करते हैं तो वो फिट नहीं बैठती। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ए सम डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, हिडन डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। सो दिस इज नोन ए लेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट मीन्स ही हिडन होता है। तो साथियों, लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या हुई? ये पेटेंट एम्बिग्यूटी की तरह डिफेक्ट इज नॉट apparently on the face of the record, यानी डॉक्यूमेंट एकदम गलत नहीं दिखता है, ना ही उसकी लैंग्वेज गलत दिखती है जैसे पेटेंट में दिखती थी। लेकिन अच्छा, लैंग्वेज भी इसमें क्लियर है, लैंग्वेज में भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब इसको डीपली पढ़ते हैं तो जो लैंग्वेज है इस डॉक्यूमेंट की और जो इसके अंदर फैक्ट मेंशन है, यदि उस पर अप्लाई करते हैं तो वो ठीक से अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब देयर इज सम हिडन डिफेक्ट। ये है वो हिडन डिफेक्ट, इसे कहते हैं लेटेंट डिफेक्ट। जैसे मैंने एम्बिग्यूटी में साथियों बताया था, देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, लेटेंट एंड पेटेंट। पेटेंट में डिफेक्ट जो है रिकॉर्ड के फेस पर एकदम दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट पर साफ दिखाई देता है। और वो लेटेंट में क्या था कि एप्लीकेशन जो ठीक से अप्लाई नहीं होती, ये दूसरा था। मैंने एम्बिग्यूटी की डेफिनेशन में दो डिफेक्ट बताए थे, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड और एप्लीकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये लेटेंट में वही एप्लीकेशन है लैंग्वेज की, जो इसके अंदर फैक्ट्स मेंशन है वो ठीक से उस पर अप्लाई नहीं होती।
हिडन डिफेक्ट है उसका, जब अप्लाई करते तो नहीं अप्लाई होती है, वो हिडन डिफेक्ट ही लेटेंट डिफेक्ट है, वही लेटेंट, उसी को लेटेंट एम्बिग्यूटी कहते हैं। लेकिन इस सेक्शन में एक फर्क है कि 95 सेक्शन ये कहता है कि एविडेंस इज अलाउड एंड एविडेंस कैन रिमूव दिस डिफेक्ट. This is the difference between patent ambiguity and latent ambiguity. Now I am taking example. My dear friends, now I am taking example under section 95. According to section 95, when language is used in a document is plain itself but is unmeaning in reference to the existing facts, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense. देखो ये बिल्कुल क्लियर है, 95 सेक्शन क्या कहता है? लैंग्वेज प्लेन है बट अनमीनिंग है, मीनिंग उसका यानी कोई खास मीनिंग नहीं है उसका, इन किसके रेफरेंस में? उस फैक्ट के रेफरेंस में अनमीनिंग है वो, जो उस डीड के अंदर फैक्ट्स दिया हुआ है. एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन पेक्यूलियर सेंस. एविडेंस ये बता सकती है कि ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब ये था. जैसे एक एग्जांपल से देखो क्लियर हो जाएगा. यानी कई बार क्या होता है, लैंग्वेज प्लेन होती है, उसका अर्थ थोड़ा कम समझ आता है, जो डीड के अंदर फैक्ट्स होते हैं वो उनको क्लियर से मेंशन नहीं कर पाती, लेकिन एविडेंस क्या करती है, यानी विटनेस जब जाता है और उस एविडेंस देता तो ये बता देता है कि इसका मतलब ये था. अब क्या, जैसे देखो एग्जांपल, ए सेल्स टू बी बाय डीड माय हाउस इन दिल्ली. ए सेल्स टू बी बाय डीड माय हाउस इन दिल्ली. ए जो है बी को एक मकान बेचता है जिसका मकान कहाँ है? दिल्ली में है. ए हैड नो हाउस इन दिल्ली, जबकि ए का जो मकान है दिल्ली में था ही नहीं. बट इट अपीयर्स दैट ही हैड ए हाउस इन पश्चिम बिहार. लेकिन ये लैंग्वेज से ये पता लग रहा है कि उसका मकान पश्चिम बिहार में था, विच हैड बीन इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड. और वो जो है उसके पोजेशन में था, डीड जब से कराई वो उसके पोजेशन में यानी पश्चिम बिहार में रह रहा था. These facts may be proved to show that the deed is related to the house पश्चिम बिहार. यानी ये है, देखो दिल्ली और पश्चिम बिहार एक ही तो है. पश्चिम बिहार इज ए कॉलोनी ऑफ दिल्ली. अब डीड में तो लिख दिया कि आई हैव ए हाउस इन, या आई हैड ए हाउस इन दिल्ली, और डीड में लिखवा दिया माई हाउस इज इन पश्चिम बिहार. बात तो एक ही है ना, पश्चिम बिहार भी दिल्ली है और दिल्ली भी पश्चिम बिहार है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क हो गया डॉक्यूमेंट के अंदर. ये विटनेस क्लियर कर सकता है कि ये जो दिल्ली लिखा है या पश्चिम बिहार लिखा है ये वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है इसमें. जब ये क्लियर हो जाता है वास्तव में पश्चिम बिहार तो दिल्ली के अंदर ही है, तो वो डीड ठीक हो जाती है. वो डीड ठीक कब होती है? जब एविडेंस के द्वारा वो क्लियर किया जाता है तब ठीक हो जाती है. ये है लेटेंट एम्बिग्यूटी. इतना सा लैंग्वेज में फर्क होता है, थोड़ा सा समझने में फर्क होता है. ये जरा सा इतना है, दोनों है एक जगह लेकिन नाम अलग होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया. इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया एविडेंस ने. यही है लेटेंट एम्बिग्यूटी का 95 सेक्शन. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट. माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 के बारे में मैंने क्लियर कर दिया था, उसका एग्जाम्पल भी देखो कितना बढ़िया था. अब 96 में देखिए, when the facts are such that the language used might have been mean to anyone and could not have mean to apply to more than one of the several persons or things, evidence may be given of facts which
शो विच ऑफ दोज पर्सन्स और थिंग्स इट वॉज इंटेंडेड टू अप्लाई। कई बार लैंग्वेज जो है ना ये क्लियर नहीं करती जब कई चीजें हों, यानी कौन सी उनमें से एक है, कौन सी है वो, यानी कोई डीड बनवाई जाए, सेल डीड बनवाई जाए, उसमें 2 मकान हो, 2 घोड़े हों, 2-3 और चीजें हों, यानी उसमें क्लियर ये मेंशन ना करे कि विच वन ऑफ देम, यानी उन में से कौन सा वो एक है। लैंग्वेज उसको क्लियर नहीं करती। ये है 96, यानी कई चीजें हैं, उनमें से कौन सी एक बेची गई ये लैंग्वेज क्लियर नहीं बताती। ये 96 के अंदर है। इसलिए एविडेंस जो है may be given to clarify that this is the one thing which is sold, which is to be sold। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, ए एग्रीज टू सेल बी फॉर ₹1000। ए जो है बी को 1000 रुपये में, माई वाइट 1000 रुपये में अपना सफेद घोड़ा बेच देता है। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है साथियों, देखना। ए जो है बी को अपना सफेद घोड़ा 1000 रुपये में बेचने के लिए डीड बनवा देता है या उसके डॉक्यूमेंट बनवा देता है। लेकिन उसमें क्या है, ए हैज 2 वाइट हॉर्स। लेकिन प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई, जब लेने वाला बी गया तो व्हाइट हॉर्स उसने लेना था, उसे क्या पता था कि इसके पास 2 हैं। उसने तो ये पता था कि एक व्हाइट हॉर्स है, जाकर अपना लेकर आ जाना। लेकिन उसने देखा कि उसके पास तो 2 व्हाइट हॉर्स हैं। ए हैज 2 व्हाइट हॉर्सेस। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ देम वाज मीट। एविडेंस इसलिए दी जाएगी, एविडेंस ये शो करेगी इसका बेचने का मतलब कौन से घोड़े से था। विच ऑफ देम वाज मीट, यानी एविडेंस इसको क्लियर करेगी ये घोड़ा इसने बेचा था 1000 में, यानी ये फर्स्ट सेकंड नहीं, ये फर्स्ट बेचा था, या ये सेकंड बेचा था, फर्स्ट नहीं बेचा था। ये एविडेंस क्लियर करेगी। अब एक बात बताइए, 2 घोड़े हैं, पहले लिखना चाहिए था आई हैव 2 व्हाइट हॉर्सेस एंड आई वांट टू सेल दिस फर्स्ट व्हाइट हॉर्स। ये लेकिन बस लैंग्वेज में इतना फर्क हो गया, उसमें अनमीनिंग हो गई वो लैंग्वेज कि ये नहीं क्लियर कर सकी कि कौन सा व्हाइट घोड़ा। 2 घोड़े हैं, तो ये जो हमारा सेक्शन है इसमें यही आता है कि कई चीजें हों तो लैंग्वेज कई बार ये नहीं शो करती कि उन सब में से कौन सा एक। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये एविडेंस से पता चला इन 2 घोड़ों में से भैया ये घोड़ा है, ये बेचा था, ये ले जा तू। ये है वो 96 सेक्शन। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट 97 सेक्शन। My dear friends, now I am taking section 97 of latent ambiguity। देखो पहले मैंने सेक्शन 95 लिया, उसका कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, फिर 96 लिया, उसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, क्लियर हो गया। अब सेक्शन 97 है, इसका मीनिंग क्या है और लैंग्वेज इसकी देखिए कैसी है, डिफेक्टिव है या नहीं है, या क्लियर नहीं है। इसमें भी एविडेंस की आवश्यकता है उसको क्लियर करने के लिए। अब 90 सेक्शन देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97, when the language used applies partly to one set of existing fact, यानी लैंग्वेज इस प्रकार से अप्लाई होती है पार्टली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, यानी जो फैक्ट्स है उसको आधी अप्लाई होती है वो लैंग्वेज, एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ, और आधी लैंग्वेज दूसरे फैक्ट को अप्लाई होती है। यानी होनी क्या चाहिए, लैंग्वेज ऐसी हो जो एक फैक्ट को पूरी अप्लाई हो। लेकिन कई बार लैंग्वेज ऐसी
ऐसी अनमीनिंग हो जाती है, यानी आधी किसी फैक्ट को अप्लाई हो रही है, आधी किसी दूसरे फैक्ट को अप्लाई हो रही है। ये केस वही तो है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू आइदर। लेकिन क्या कहता है, बट द होल ऑफ इट, यानी सारी लैंग्वेज एक को अप्लाई नहीं हो रही। आइदर इवन एविडेंस में बी गिवन टू शो विच ऑफ द टू इट वाज मीन टू अप्लाई। देखो कितना बढ़िया सेक्शन है 97। इसमें लैंग्वेज क्या है डॉक्यूमेंट की, वो आधी लैंग्वेज एक फैक्ट को अप्लाई होती है, आधी लैंग्वेज दूसरे फैक्ट को अप्लाई होती है जो डॉक्यूमेंट के अंदर है। अब एक बात बताओ, आधी उसको आधी उसको, तो इसका मतलब है फिर कौन सा फैक्ट ठीक समझा जाए, यानी डील फिर कौन से फैक्ट की हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन होल लैंग्वेज जो है किसी एक फैक्ट को करेक्टली अप्लाई नहीं हो रही, बट द होल डज नॉट अप्लाई टू करेक्ट आइदर। तो इसमें क्या है, एविडेंस जो है वो बताएगी कि ये लैंग्वेज कौन से फैक्ट को अप्लाई हो रही है। ये देखिए, एग्जाम्पल देखो तो आप, एग्जाम्पल कितना अच्छा है, एग्जाम्पल से क्लियर है। ए एग्रीज टू सेल बी, ए बी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है। माई लैंड इन एक्स, माई लैंड इन एक्स, यानी कोई मान ली किसी जगह है कोई, यानी एक्स प्लेस का नाम है, माई लैंड इन एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, और वाई के कब्जे में है वो, यानी वो उसको कास्ट कर रहा है, ये समझो। माई लैंड इन एक्स, किसी जगह पर मेरी जमीन है और जो वाई के कब्जे में है, वाई उस पर खेती कर रहा है, उसके ऑक्यूपेशन में है, ये उसने डीड में लिख दिया। मेरी जमीन एक्स में है और वाई उस पर ऑक्यूपेशन कर रहा है। ए हैज लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए एक्स, एक्स जो स्थान है उसमें ए की लैंड तो है, लेकिन उस पर वाई का कब्जा नहीं है, वाई उस पर खेती नहीं कर रहा है। एंड ही हैज ए लैंड इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट नॉट इट एक्स। एक और है, जमीन तो है उसकी ऑक्यूपेशन, यानी वाई के ऑक्यूपेशन में, लेकिन वो एक्स में नहीं है। देखो कितनी उल्टी बात होगी, जो जमीन एक्स में है वो वाई के पास नहीं है, जो वाई के पास है वो एक्स पर नहीं है। अब ये तो बड़ा, और बेची उसने क्या है, एक्स पे भी मेरी जमीन है, एक्स पर है, एक्स स्थान पर है और वाई के ऑक्यूपेशन में है। लेकिन जब देखा उसकी जमीन एक्स में तो है लेकिन वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं, जो जमीन वाई के ऑक्यूपेशन में है वो एक्स में नहीं, आधी उसको लैंग्वेज अप्लाई हो रही है, आधी लैंग्वेज उस तरफ अप्लाई हो रही है। ये है वो 97 सेक्शन। फिर इसमें क्या है, एविडेंस काम करेगी। यहां पर देखो, he has land in occupation but it does not attach evidence may be given of facts showing which he meant to sell। उस अब एविडेंस ये बताएगी, यानी विटनेस ये बताएगा कि उसका मतलब बेचने का इस जमीन से था, जो एक्स में है, जो इस वाई के कब्जे में नहीं है, या वाई के कब्जे में जो एक्स पर नहीं है। इन दोनों में से ये कौन सी बेचना चाहता था, इसका मतलब डॉक्यूमेंट में लिखने का क्या था, वो एविडेंस क्लियर होगी तब वो जाके, यानी वो डील होगी और डॉक्यूमेंट जो है तब काम करेगा। ये है प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, कितना बढ़िया टॉपिक आज का था, पेटेंट एम्बिग्यूटी, जिसमें दो सेक्शन है 93 और 94। कितने बढ़िया दोनों के एग्जाम्पल हैं। लेटेंट एम्बिग्यूटी, इसके 3 सेक्शन हैं 95, 96, 97, तीनों की डेफिनेशन और तीनों के एग्जाम्पल, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना, चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप जो है इसको बड़े ध्यान से 1-2 बार पढ़ लें, एकदम क्लियर हो जाएगा। और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स, मैं वही मेरी प्रार्थना आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।